हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो पेपर है उसको कवर कर रहे हैं और उसमें अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का ये फर्स्ट थ्योरी पेपर है और इसको सभी ट्रेड के बच्चे अध्ययन करते हैं, चाहे वो आईडीडी से हों, एचआई से हों, वीआई से हों या फिर वो एमडी से कर रहे हों, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो काफ़ी लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसमें जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखा है वो सभी लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे चैनल पे जा कर के वो 20-20 क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। 3 वीडियो पड़ चुकी है जिसमें 60 क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 61वें क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन तक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हम कितना क्वेश्चन कवर करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को पेपर में मिलने वाले हैं। तो हमारा 61 जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि दिव्यांगता और 2 बार असाधारण वाले बच्चों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। दिव्यांगता और 2 बार असाधारण वाले बच्चों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो है यथाशीघ्र उन बच्चों को सहायता देना और उनके लिए उपकरण प्रदान करना, यानी कि उनको जो संसाधन जरूरी हो, यानी कि जो उनकी आवश्यकता हो, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको आप जो उपकरण प्रदान करते हैं वो उनका प्राथमिक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप का क्षेत्र नहीं है। तो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, वो कौन सा नहीं आता है। इसमें संज्ञानात्मक आता है, आपका शारीरिक भी आता है, भावनात्मक भी आता है, लेकिन वित्तीय आपका जो है ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो वित्तीय है ये आपका बाहर है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का क्या महत्व है। ये हमारा क्वेश्चन है 63, यानी कि क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का क्या महत्व है। तो वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता प्रदान करना जो होता है वो हस्तक्षेप के अंतर्गत आता है। यानी कि जब भी आप प्रारंभिक हस्तक्षेप करेंगे तो उसमें बच्चे के अनुरूप ही आप कार्य करेंगे, यानी कि उसको व्यक्तिगत तौर पे जो भी उपकरण या संसाधन की ज़रूरत होगी वो आप उस बच्चे के लिए उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चों में दिव्यांगता की जांच और आकलन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो दिव्यांगता की जांच की जाती है या आकलन की जाती है तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग और उपकरण, ये दोनों चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बच्चों का स्क्रीनिंग किया जाता है, फिर उनको उनके अनुरूप जो उनको ज़रूरत होती है, उनकी आवश्यकता होती है, वो उपकरण उनको प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 65। इसमें ये पूछ रखा है कि RPD 2016, यानी कि RPWD होना चाहिए, ये गलत है। RPWD इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016 और NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक हस्तक्षेप में कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सरकारी जो संस्थाएं हैं केवल वो गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद केवल माता पिता की भूमिका, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे माता पिता, समुदाय, EC और
अन्य जो हितधारक होते हैं इनके लिए, इन सभी की भूमिका यहाँ पे होती है। तो ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी की भूमिका एक अहम होती है। इस जो भी बच्चा होता है जो दिव्यांग होता है, जिस भी दिव्यांगता की कैटेगरी में आता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप मॉडल का उद्देश्य, इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका उद्देश्य ये होता है कि आप बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करें और उसको जो सेवाएं चाहिए वो सेवाएं आप प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है 67, किस प्रारंभिक हस्तक्षेप मॉडल में बच्चे के घर के वातावरण में सेवाएं प्रदान करना शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गृह आधारित, क्योंकि गृह आधारित जो शिक्षा होती है वो प्रारंभिक हस्तक्षेप में बच्चे के घर के वातावरण में ही उसको शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 68, प्रारंभिक हस्तक्षेप का कौन सा मॉडल स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मॉडल आते हैं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले, उसमें आपके अस्पताल जो आधारित सेवाएं होती हैं वो शामिल होती हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ थोड़ा सा ब्लर है, कि प्रारंभिक हस्तक्षेप में घर से स्कूल में संक्रमण का क्या महत्व है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में घर से स्कूल में संक्रमण का क्या महत्व है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, कि यह बच्चे की ज़रूरतों का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिखेगा आप लोगों को, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को आप लोग सुन लीजिएगा, कि दिव्यांगता क्षेत्र में नैतिक ढांचे के भीतर काम करने का क्या महत्व है। यानी कि दिव्यांगता के क्षेत्र में नैतिक ढांचे के अंतर्गत काम करने का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह दिव्यांग व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करना सुनिश्चित करता है, कि आप दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार ना करें। अगला क्वेश्चन है आपका 71, कि दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपनी भूमिका निभा रही है वो है आपका IDA, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग गठबंधन, इसका हिंदी नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और इसका इंग्लिश नाम है, इसका भी आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को एक क्वेश्चन का जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो विस्तार करने के लिए पूछ लेगा, तो फिर आप वहाँ हो सकता है विस्तार ना कर पाएँ, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम जानेंगे एक साथ में। अगला क्वेश्चन है 72, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा UNCRPD। ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी का आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो ध्यान केंद्रित करता है वो है UNCRPD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कि दिव्यांग पुनर्वास सेवाओं में राष्ट्रीय संस्थानों की क्या भूमिका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसंधान करना और प्रशिक्षण प्रदान करना। बच्चों को जब पुनर्वास दिया जाता है तो उनको उपकरण से संबंधित सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर उनको प्रशिक्षण भी उससे संबंधित दिए जाते हैं। अगला है 74, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT दिव्यांगता समावेशी सेवाओं में किस प्रकार योगदान देती है। तो ICT का पूरा चैप्टर है, आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे कि जो इसका आंसर होगा वो होगा सूचना और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके, यानी कि सूचना और सेवाओं तक पहुंच
प्रदान करके, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कौन सी नीति दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि कौन सी नीति जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके लक्ष्यों को निर्धारित करती है। तो इसका जो आंसर होगा SDG, यानी कि आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है SDG, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, दिव्यांगता क्षेत्र में नैतिक ढांचों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दिव्यांगता के क्षेत्र में नैतिक ढांचों का पालन करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में न्याय संगत व्यवहार करता है, कि उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार होता है, उचित व्यवहार, अभद्र वाला व्यवहार नहीं। अगला क्वेश्चन है 77, कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से दिव्यांगता अधिकार वकालत पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका IDA। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया था 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को टोटल 78 क्वेश्चन हैं। बाकी आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, 2 क्वेश्चन इसमें कम है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा दिव्यांग व्यक्तियों के विकास पर जोर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SDGs। ये दिव्यांग व्यक्तियों के जो नीतिगत उनका एक पूरा योजना बनाया जाता है, उसका विकास जो निर्धारित होता है उस पर जोर देने के लिए SDGs ये यहाँ पे अपनी भूमिका को निभाता है। और 2 क्वेश्चन की बात रही तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि आपके RCI के अंतर्गत कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है? तो ये 4 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है? तो 21 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन यहाँ पे जान सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारे चैनल के साथ में बने रहना पड़ेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने सभी साथियों को ज़रूर बताएं, जो नहीं जानते हैं या जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं, यहाँ से वो तैयारी करना अपना सुनिश्चित करें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए। 20 जून से आपका पेपर भी स्टार्ट है, और बाकी यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स ये सभी कराए जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।